Dear students, welcome back. Yes, this paper is Public Administration, जामिया एंट्रेंस टेस्ट 2024, जिसके लिए कई कई मेरे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। आज मुझे थोड़ा सा समय मिला है, तो चलिए इसको तेजी से डिस्कस करते हैं। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंट्रेंस टेस्ट की पेपर 2024 जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये हेल्पफुल होगा सभी एग्जाम के लिए, खास करके सीयूईटी पीजी के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे अच्छे मीडियम लेवल के और कुछ तो इजी लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट अस बिगिन। ये है इसका सिलेबस। इसमें यदि आप गौर करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा नहीं केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे, एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये दोनों इंडियन पॉलिटी आप कह सकते हैं, एंड देन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और करंट इवेंट से भी जो है ये क्वेश्चन रखते हैं। तो देखते हैं कैसा इन्होंने अपने सिलेबस को फॉलो किया है इस पेपर में। तो ऐसा नहीं है केवल यही कोर जो है पब ऐड है, बाकी जो है मिक्स है इसमें, इंडियन पॉलिटी एंड करंट इवेंट। और यदि आप सिपेट उड़ीसा या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या सीपीजी असम एंड गुवाहाटी, इन सब के एग्जाम अभी भी होने बाकी हैं जुलाई में, यदि आप उसमें अपियर होना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो नेम तो सिपेट उड़ीसा का है, लेकिन ये सभी एग्जाम को फॉलो करता है। ये आपको उस ग्रुप में आने पे मिलता है। वो ग्रुप अभी लाइव है, आप चाहें तो इस मेल आईडी पे paulsciencehelp@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। एट नॉमिनल कॉस्ट यू कैन ज्वाइन एंड मेक योर चांसेस बेटर। और यदि आप कोई भी बुक या रिसोर्सेज की खोज कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट जो रिसोर्स की बुकें मिलती है वो पॉल साइंस हेल्प के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। ये जो है प्रेप स्टार्ट गाइड है, जो यदि आप सीयूईटी पीजी करना चाहते हैं तो अभी से आप 2025 के लिए वेट मत कीजिए, इस गाइड को आप यूज कर सकते हैं। इसमें पुराने सारे पेपर्स और उसका डीप एनालिसिस एंड गाइडेंस है, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। ये जो एग्जाम गाइड है सीयूईटी पीजी की है तो पिछले साल की, लेकिन इस बार भी सिलेबस में चेंज नहीं है, तो अभी भी उतना ही रिलेवेंट अप टू डेट है। एंड दिस इज ए मदर बुक फॉर ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, 1500 क्वेश्चन, जिसमें कि 1500 वन ऑफ द बेस्ट जो रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला, हर एग्जाम में वो आते हैं, वो इसमें आपका कलेक्शन है विथ आंसर की एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा यूजीसी नेट की गाइड भी अवेलेबल है इंस्टामोजो पे। ये तीनों बुक एंड मेनी अदर बुक्स आर अवेलेबल ऑन अमेजन के किंडल वर्जन, जो कि नॉमिनल कॉस्ट पे है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही आपको एक तरह से बम्प कर सकता है, आपको सरप्राइज कर सकता है। द मीनिंग ऑफ द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे टू सर्व, इम्प्लीमेंट, प्रोग्राम, प्लान, जो सबसे क्लोजेस्ट इसमें है वो सर्व है। वैसे सर्व जो है बहुत ही, वो भी इनडायरेक्ट मीनिंग है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्चुअली आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, मैन मटेरियल, और उसको सबसे अच्छी तरह से यूज करके आप कुछ एंड को अचीव करते हैं, बट दैट एंड इज एक्चुअली टू सर्व। चाहे आप कंट्री को सर्व करें, ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करें, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं, कम्युनिटी, उनको सर्व करते हैं। So serve is the best option. But second question देखिए, who rejected the principle of administration as myth and proverb? ये सब bread and butter question है। हर्बर्ट साइमन जो है वो उन्होंने जिन्होंने एक तरह से चैलेंज प्रस्तुत किया जो एरा था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कहते हुए कि कोई इस तरह का साइंटिफिक प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बनाना एक तरह का मजाक है। और एक उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताया कि हेनरी फायोल हो, गुली कुर्विक हो, चाहे एल डी वाइट हो, टेलर वेबर, इन सब के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल का वो दावा करते हैं, वो एक्चुअली जो है एक दूसरे को ही काटता है, कंट्राडिक्टरी मिथ एंड प्रोवर्ब है। हर्बर्ट साइमन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ एजेंसी इज बोरोड फ्रॉम, ये जो लाइन एजेंसी मतलब जो मेन ऑपरेशनल काम करते हैं, जैसे रेलवे में गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, और जो स्टाफ जो कि एक्सपर्ट सलाह देते हैं, तो रेलवे में देखिए तो जो डॉक्टर्स हैं, उनके लीगल टीम है एंड ऑल। तो ये जो लाइन एंड स्टाफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्मी से लिया गया है। ये बेसिकली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लिया है। इसमें लाइन में सोल्जर और जो जनरल होते हैं और जो उसको सेवा करते हैं, डॉक्टर हैं, उसके लीगल टीम है, बैक एंड है, टेलीकॉम है, रोड बनवाते हैं, वो सब जो है स्टाफ एजेंसी कहलाते हैं। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से लाइन एंड स्टाफ का कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिया गया है। Which of the following is not one of the types of leadership according to the concept of मैक्स वेबर? तो मैक्स वेबर ने तीन टाइप के लीडरशिप की बात की है
कि पुराने ज़माने में आप एंशियंट काल में ट्रेडिशनल या करिस्मेटिक लीडरशिप होता था, और जो मॉडर्न काल है इट इज़ नोन एज और इट इज़ करेक्टराइज्ड एज रैशनल लीगल ऑथोरिटी। मतलब ऑथोरिटी इस पे बेसिस पे नहीं है कि आप में क्या करिश्मा है या ट्रेडिशनली आप कोई राजा या चीफ परिवार के हैं, बल्कि इसलिए है कि आप में वो एबिलिटी है रैशनल बेसिस पे, लॉजिकल बेसिस पे या लीगल बेसिस पे, जिसको कि लोग ऑथोरिटी को लेजिटिमेट मानते हैं। Riggs delineates societies according to different social structure by using, उन्होंने जो अप्रोच यूज किया था उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जिसमें कि बेसिकली ये सोशियोलॉजी से लिया गया था, जिसमें कि समाज में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई ईंट पत्थर का दीवार या ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का हार्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। सोशल साइंस में स्ट्रक्चर का ज़्यादा जो मीनिंग होती है, जो अच्छा मीनिंग होता है, वो है जो पैटर्न सोशल रिलेशन, जो कि एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है काफ़ी सालों में। जैसे मैरिज एक स्ट्रक्चर है, फैमिली एक स्ट्रक्चर है, आपका स्कूल कॉलेज भी एक स्ट्रक्चर है दैट वे। लेकिन वो स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा है कि उसमें जो रूल है, रेगुलेशन है, जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, टीचर स्टूडेंट के बीच का नाता, टीचर और सीनियर और जूनियर के बीच का नाता, पीयर के बीच का नाता, बिहेवियर, वो एक पैटर्न सोशल बिहेवियर है जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। ठीक है कि वो सभी लोग एक दीवार से घिरे हुए बिल्डिंग मकान मैदान में रहते हैं, वो तो एक अलग, वो भी एस्पेक्ट है, लेकिन असली जो है वो है नॉर्म, जो रूल एंड पैटर्न सोशल बिहेवियर या ट्रेडिशंस जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या फंक्शन करते हैं सोसाइटी में, और किस तरीके से उन स्ट्रक्चर के फंक्शन करने सोसाइटी लाइव किकिंग एंड इक्विलिब्रियम में बनी रहती है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। ये सिस्टम अप्रोच से भी काफ़ी ज़्यादा ये बोरो करता है। तो रिग्स ने इस अप्रोच का यूज करके अपनी जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो थीसिस था वो उस पर रिसर्च किया था। द सिस्टम ऑफ द रूल ऑफ लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये भी ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है, एवी डाइसी को आप भूल नहीं सकते हैं, इंग्लैंड के ज्यूरिस्ट, जिन्होंने कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड किया था, फैलाया था, एडवोकेट किया था। इसी पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो इसी पे बेस्ड है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब इक्वलिटी भी होता है, इसका मतलब होता है कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। किसका राज होगा? कानून का, किसी राजा का नहीं, किसी स्टेटस वाले व्यक्ति का नहीं, बल्कि कानून का। अगेन यही रिशनल रैशनल रूल ऑफ लॉ रैशनल लीगल अथॉरिटी को भी दर्शाता है। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। तो प्लानिंग कमीशन जो है ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये कैबिनेट के एक रिजोल्यूशन से जो है बनी थी। तो ना तो ये कोई ऐसे एक्ट वैक्ट कुछ नहीं था, एक कैबिनेट रिजोल्यूशन से बनी थी, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कह सकते हैं। और सेम इज विथ नीति आयोग, जो वो भी जो है ऐसे ही एक संस्था है जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब किसी आर्टिकल में उसका वर्णन नहीं है, और ना ही वो किसी एक्ट से बनी है। पोजीशन क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, पोजीशन क्लासिफिकेशन। तो पोजीशन क्लासिफिकेशन जो है किस बेसिस पे होगी? सैलरी, ड्यूटी, डिपार्टमेंट। आई थिंक कि पोजीशन इस पे डिपेंड करता है कि जो स्टेटस ऑफ इनकम्बेंट है, लेकिन ये पर्सनल स्टेटस लिखा है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मेरे अनुसार से ये सबसे नियरेस्ट आंसर है पोजीशन क्लासिफिकेशन, क्योंकि सैलरी तो बहुत सारे पोजीशन पे सेम भी होती है। पोजीशन मतलब जब डिपार्टमेंट में जो आपको रोल पोजीशन दिया जाता है उससे है, उस बेसिस पे यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो। 9 में पढ़ रहा हूं, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज। क्यों फर्स्ट चेयरमैन कहा था? क्योंकि 2 चेयरमैन इसके होते, फर्स्ट चेयरमैन इसके मोरारजी देसाई थे, और सेकंड चेयरमैन जो है वो श्री के हनुमंतैया थे, जो कि मोरारजी देसाई जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो के हनुमंतैया को ये जिम्मेदारी दी गई। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया फैसिलिटेट, सिविल सर्वेंट के लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं कि ये करना चाहिए, डूज हैं, ये डोंट्स हैं। तो ये क्या फैसिलिटेट करता है? ये एक तरह का ये है एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यस, क्योंकि इसमें से और कुछ कोई अच्छा नहीं है। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, उसमें एक है कि आपको पॉलिटिकली जो है न्यूट्रल रहना है, तो यस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। बहुत सारे और हैं कि आपको कैसे अपने को मेंटेन करना है, क्या आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट। फाइनेंस मिनिस्ट्री डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें जो है 6 डिपार्टमेंट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में,
उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स जो हैं ये नहीं है, ये एक अलग मिनिस्ट्री होगी, मुझे लगता है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है, उसमें ये डिपार्टमेंट होगी, इसलिए ये नहीं है। बाकी भी 3 जो डिपार्टमेंट हैं आपको उसको जानना चाहिए और जान भी लीजिए। इसमें से जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसकी जो बजट डिवीजन है, या इकोनॉमिक अफेयर, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जो बजट डिवीजन है वो बजट का काम देखती है और इकोनॉमिक सर्वे भी वही पब्लिश करती है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो एक्चुअली एस्टिमेट कमेटी उसके तहत काम करती है और वही जो है सभी डिपार्टमेंट के जो बजट की जो ग्रांट होती है, उसको डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं, उसको एनालाइज करती है, उसको कंपाइल करके बजट के दौरान पुट अप करती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाय 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच ऑफ द 2 शेड्यूल्स वेर एडेड। तो ये जो 2 शेड्यूल जोड़े गए हैं हम लोग सब जानते हैं, 11th and 12th शेड्यूल जोड़े गए हैं। 11th शेड्यूल जो है पंचायती राज व्यवस्था से और 12th म्यूनिसिपैलिटी के गवर्नेंस से, 74th जोड़ता है 12th और 73rd 11th। 30 नंबर क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड द पेसा एक्ट 1996। पेसा एक्ट जो है ये दिलीप सिंह भुरिया कमेटी थी जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो जो 10 शेड्यूल्ड एरिया स्टेट हैं, शेड्यूल्ड एरिया स्टेट 10 वो हैं जिसमें कि वो स्टेट आते हैं जो साउथ के हैं, उड़ीसा हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 10 स्टेट, झारखंड, जिसमें कि ट्राइबल जो हैं वो काफ़ी हैं लेकिन इतने नहीं है कि मेजोरिटी में है नॉर्थ ईस्ट के जैसा। तो उन स्टेट में भी पंचायती राज की व्यवस्था को लागू किया जो कि नहीं लागू हो पाई थी इनिशियली, दिलीप सिंह भुरिया कमेटी। जन धन योजना इज ए नेशनल मिशन टू हेल्प बीपीएल पीपल इन गेटिंग देयर बैंक अकाउंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं। सो एक्सेस एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, फाइनेंशियल फॉर स्मॉल बिजनेस नहीं, एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल स्कीम, क्योंकि जब जन धन योजना उसके खुलते हैं बैंक अकाउंट तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 15 है द रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स जो है हमारे बजट में ये माना जाता है कि यदि आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएट करके आपको दिया गया साल भर में किसी डिपार्टमेंट को किसी मद में खर्च करने के लिए, आपने यदि 90 रुपये खर्च किया, 100 रुपये दिया गया, 90 करिए, 10 रुपये बचेगा नहीं है, फिर जो है भारत के खजाने में लौट जाएगा। इसको या आपको मतलब अगले साल आपको ऐसा नहीं है कि वो बचा रहेगा मिलेगा, दिस इज रूल ऑफ लैप्स। तो यहाँ पढ़ते हैं कौन सा है, ये है ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय लेजिस्लेचर एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये रूल ऑफ लैप्स है, कुछ आपको आगे कैरी ओवर नहीं होता है, इस साल खर्च किए तो किए, नहीं तो गया। द C&AG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG भी कहते हैं इसको, ए हटा भी सकते हैं, ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। तो इसमें से वो किसका नहीं करते हैं, तो यदि आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज की भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन म्यूनिसिपल अंडरटेकिंग की जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं उनके अलग जो है लोकल ऑडिट होती है, उसको CAG नहीं करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। जैसे आप UPSC आप देखेंगे तो 315 से लेके 323 तक लिखी हुई है, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में लिखी हुई है, इलेक्शन कमीशन 324 में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट से बनी है UGC, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई वर्णन नहीं है। 18 है, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड, ऑथोरिटी रिसाइड इन द रिलेशनशिप बिटवीन ए सुपीरियर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट। यही वो कहते हैं कि ऑथोरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट के एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब यदि वो सुपीरियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है तो ऑथोरिटी है, नहीं तो नहीं है। तो ये ट्रू है। To Bernard, authority is the character of an order in an organization by virtue of which it is accepted. तो बिल्कुल सही है, वो कहते हैं ऑथोरिटी जो है उस कम्युनिकेशन में है जिसको हम ऑर्डर कहते हैं, यदि वो ऑथोरिटेटिव है मतलब कि सबऑर्डिनेट उसको स्वीकार करता है तो वो जो है और वो कम्युनिकेशन ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेशन मानी जाएगी, और ऑथोरिटी इज द कैरेक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो सही है, बहुत अच्छी बातें हैं, इसको आप और पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। सो बोथ A and R are correct and R correct explanation of A. सर्व शिक्षा अभियान जो है, एजुकेशन फॉर ऑल, इज एन आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया। तो ये जो है 86th अमेंडमेंट होती है, राइट टू एजुकेशन आती है एलिमेंट्री क्लासेस के लिए 6 से 14 साल, और उसी के तहत जो है
सर्व शिक्षा अभियान आता है, राइट टू एजुकेशन को पूरा करने के लिए मिशन चलाया जाता है। 20 यहाँ पे देखिए ये हेनरी फयोल की जो प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल, उसको मैच करने के लिए है। तो स्पिरिट द कॉर्प्स, मतलब एक जो ये भी आर्मी से लिया गया है, सेना से लिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि हमको सबको मिल करके कुछ अचीव करना है। तो नीड फॉर टीम वर्क एंड हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन, तो ये हम कह सकते हैं ए का 4 और ए के 4 से ही हो जाता है क्रैक। तो इसका मतलब बी का है 3 इक्विटी, जस्टिस टेम्पर्ड विद काइंडनेस, एंड सी का 2 है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो वन हेड वन प्लान एंड ऑर्डर, राइट मैन इन राइट प्लेस। इज इट देयर? ओके, ऑर्डर। सो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप मैच कर सकते हैं एक से। द टर्म नॉइज इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से है। नॉइज मतलब जो सिग्नल जिसको आप सुनना चाहते हैं उसके अलावा जितनी अलग जो सिग्नल हैं जो 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 आप नहीं सुनना चाहते हैं वो आपके लिए नॉइज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप एयरपोर्ट पे हैं और आप दो लोग बातें कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, और आपके बगल में 10 लोग 20 लोग और खड़े हैं, कोई स्पेनिश कोई जापानीज में बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वो सब आपके लिए नॉइज है। जबकि आप जो बोल रहे हैं वो उन लोगों के लिए, जो बाकी लोगों के लिए वो नॉइज हो जाते हैं। तो नॉइज इस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन जो रिलेवेंट सिग्नल है वो सिग्नल है, और जो इररिलेवेंट है लेकिन आपके कान तक पहुंच रही है या सिस्टम में आ रही है वो नॉइज है। सो कम्युनिकेशन सिस्टम। वुड्रो विल्सन लेड एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सबसे पहले तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे तो फोकस किया, तो वन तो जरूर होगा, तो सब में वन है। इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विस थ्रू मैनेजमेंट एंड बाय ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइड वर्क नियरली इक्वली बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें उनका नहीं है, यही दो चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर वर्कर इन सब का डिवीजन उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने, वो तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने बेसिकली यही कहा था कि पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिशियंस जो है बनाते हैं, और उसको मैनेजर जो होते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर वो इफिशियंटली और इकोनॉमिकली प्रोफेशनली उसको लागू करना है न्यूट्रल वे में, ये है। तो ये दो इससे केवल जाहिर होता है। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ द थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से निकलता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड से इवॉल्व होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और थर्ड से इवॉल्व होते हैं गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे यदि आप गुड गवर्नेंस देखिएगा तो केवल एक नेटवर्क गवर्नमेंट आता है, इसलिए नेटवर्क गवर्नमेंट पे फोकस इसका कहा जा सकता है। 24 देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेड डाउन बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2030। तो इसमें हम इसको, ये चीज नहीं भी आपको पता हो तो आपको पता है कि 17 गोल हैं एसडीजी में। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 और 17, तो इससे ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो सो इजी, टारगेट तो क्या आगे के लिए रख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी करप्शन मेजर इन इंडिया, तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी करप्शन को हटाती है, यस। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हटाती है, लोकपाल लोकयुक्ता भी हटाती है, विसल ब्लोअर, तो मुझे लगता है किसी को आपको हटाना नहीं चाहिए, ये सारे हैं इसमें। राइट टू इंफॉर्मेशन को एंटी करप्शन मेजर आप नहीं भी कर सकते, हो सकता है इसका ऑफिशियल आंसर इन्होंने दिया हो, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एंटी करप्शन मेजर है, क्योंकि वो पारदर्शिता लाती है। यदि आपको ये हक हो पूछने का कोई निर्णय कैसे लिए गए हैं, फाइल की नोटिंग आप देख सकते हैं, इससे करप्शन को कम करने में काफी मदद मिलती है। 26 है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी इन लॉज बाय, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट बाय लॉ, और कोई ऑथोरिटी नहीं है। पार्लियामेंट, आपको कहीं समझ में ना आए कि ये पावर किसको है, तो हर जगह पार्लियामेंट बाय लॉ जाइए। यदि आप कंट्रोल एफ करके यदि पीडीएफ जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट का है उसमें देखेंगे तो पार्लियामेंट बाय लॉ सैकड़ों बार आएगी। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन बी डन, कैन बी एनीथिंग कैन बी डन बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। इसको एक मजाक में इंग्लैंड में ये कहा था, क्योंकि पार्लियामेंट वहां सॉवरेन माना जाता है, कि पार्लियामेंट किसी मर्द को औरत और औरत को मर्द भी डिक्लेयर कर सकती है। Under which of the following Constitutional Amendment Act 4 languages were added to the language under the 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22? वो जो 4 लैंग्वेज थे वो भी आपको जानना चाहिए, उसमें मैथिली था, बोडो था, संथाली एंड चौथा भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सी एक्ट है ये भी जानना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है।
So this amendment also you should remember, and this is a 92nd amendment जो 2003 में होती है, और 4 लैंग्वेज जो जोड़े जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें बोडो है, संथाली है, मैथिली है और डोंगरी है। तो ये 4 लैंग्वेज, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सो यहाँ चलिए टिक मार देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए वाइट पगोडा? वाइट पगोडा किसको कह सकते हैं आप? जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क टेम्पल को तो व्हाइट पगोडा नहीं कहा सकता है, बट इसको आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। चलिए आपके लिए छोड़ देता हूं, आप नेट पे जाके चेक कर लीजिएगा। आई विल नॉट गिव यू एनी क्लू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 में वर्णित है, ये जो है लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हुए पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं, बोल सकते हैं, केवल वोट नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3 आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ ए रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ ए नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इज इट इंटाइटल्ड टू? It can administer and exercise educational institution, establish and administer, yes, कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है, आर्टिकल 29 या 30 में देखिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा? नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली होता कुछ नहीं है। इट कैन डिवाइज बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। तो मुझे मेरे अनुसार से ये सब कुछ नहीं है, ओनली 1 जो है आपको मिलता है। 31 देखिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट में कंप्लेन के लिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और तो इसमें से कोई कॉमन, आई थिंक इन चारों में गवर्नमेंट ऑफिशियल छोड़ के इसका कुछ बनता नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लेंट नहीं ले सकती। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लेन दर्ज करने का आई डोंट थिंक दैट विल बी वैलिड, और कॉमन पीपल नहीं। वेग क्वेश्चन है आपके लिए, मैं क्वेश्चन मार्क देता हूं क्योंकि आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि आप और इस पे खोज सके। 32 देखिए। विथ रेफरेंस टू सर सैयद अहमद खान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में AMU कहलाया, तो ये तो सही है। बट ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अल हिलाल, ये अब्दुल कलाम आजाद थे, इसलिए 1 जो है ओनली करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हेनरी फायल्स बुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एट जनरल? तो इसका जो इंग्लिश में जो अनुवाद किया जाता है, ये तो फ्रेंच थे, तो ये जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किया जा सकता है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैरी पार्कर फॉलेट पे है। मैरी पार्कर फॉलेट बिलीव्ड इन द आइडिया दैट द पावर इज द सोर्स ऑफ। तो जब भी आपको मैरी पार्कर फॉलेट का आए तो आप हाना आरेंट से इनका कंपेयर कर सकते हैं, वो भी पावर को उसी ढंग से देखती हैं, लाइक पावर इज एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, जो हाना आरेंट भी इसी टाइप की बातें करती है। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रीटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज ए स्टेडी स्टेट सिस्टम? पहले तो स्टेडी स्टेट क्या होता है? जो इक्विलिब्रियम में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम में इस तरह की बातें आप गेस कर सकते हैं कि थोड़ा सा सिस्टमिक अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये मैक्स वेबर ही इस साइंटिफिक वे में कह सकते हैं सबसे पहले। तो आप मैक्स वेबर का ले सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत जो थ्योरी जो थी वो मैक्स वेबर ने दिया था। गेस कर सकते हैं, वैसे डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following statement about the merits of comparative public administration is not correct? It has expanded the scope of the research in social science, कौन बोलेगा नहीं? It has helped generalization and the process of theory building, कौन बोलेगा नहीं? It has helped analysis of different administrative systems of the world, यही तो इसका काम है। It has constrained, ये भी गलत नेगेटिव सेंटेंस है। It has constrained the philosophical horizon of the student and administrator. No, it has widened the philosophical horizon of the student and administrator, ये गलत है, केवल ये वोकेबलरी से आप पकड़ सकते हैं। 37 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोन मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज लोन मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया?
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। Which one of the following is not a role of the public sector in Indian economy? क्या रोल नहीं है? जनरेशन ऑफ इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये सब बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्यों कोई जो है पब्लिक सेक्टर करेगी, तो वाइड फैलाती है। इनका तो मेन एम पब्लिक वैल्यू क्रिएशन होता है, इवन जनरेशन ऑफ इनकम भी मेन एम नहीं है, सोशल वेलफेयर है। Who was elected as the temporary president of the Constituent Assembly during his first meeting? ये हम लोग सब जानते हैं, कुछ दिनों के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे बिफोर राजेंद्र प्रसाद took over as permanent president of the Constituent Assembly. ये भी बिहार से ही थे। 40 है, the new public service is in line with the more humanistic tradition of public administration theory, particular phenomenology, critical theory and modernization. Who of the following made this statement? ये कौन दे सकता है? जो डैन हार्ट, जिन्होंने इसको बनाया है, मतलब जो जिन्होंने प्रोपाउंड किया, ये और इनकी पत्नी ने, वही दे सकते हैं, इसलिए डैन हार्ट ही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखिए, इमैच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूअम कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। पहले तो कंटिन्यूअम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। सोशल साइंस में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज जो है ब्लैक एंड व्हाइट में या 0-1 में नहीं होती, कि यहाँ पे गुड है, यहाँ बैड है, यहाँ डे है, यहाँ नाइट है। आप डिकंस्ट्रक्शन डेरिडा का याद कीजिए, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी ऑन कंटिन्यूअम, मतलब फेड करता है, मतलब देयर आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे बिटवीन डार्क एंड व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट, लाइक दिस। तो उसमें जो है इमैच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूअम क्या होगा कि एक तरफ जो है ये व्यक्ति का पर्सनालिटी का है कि हर आदमी जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी लर्निंग के चलते, एक्सपीरियंस के चलते जो है वो एक कंटिन्यूअम में चलता है। पहले इमेच्योर होता है किसी भी एस्पेक्ट में और फिर जो है वो मैच्योरिटी गेन करता है बिकॉज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिस Argyris का है। क्रिस Argyris is known for many of his concept on organizational learning, लेट 70s 80s में लिखते थे। तो उनका जो ये बुक है जरूर याद रखिएगा, ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, क्रिस Argyris। एंड वो एक तरह का कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच जैसा समझ लीजिए। एंड जो कर्ट लेविन यहाँ पे दिखते हैं, तो इनको भी जरूर याद कीजिए। कई जो है ग्रुप डायनेमिक्स पे इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन ही इज मेनली नोन फॉर हिज फील्ड फोर्स थ्योरी या फील्ड थ्योरी, जिसमें कि एक तरीके का आप जो है सराउंडेड होते हैं अपने फील्ड से, मतलब अपने सिचुएटेड इन्वायरमेंट से, कोई भी इंडिविजुअल उसके साथ कंटिन्यूअस आप इंटरेक्ट करते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो डिसीजन मेकिंग होता है या उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो केवल इंटरनल फैक्टर नहीं, बल्कि जो जिसमें जिस फील्ड में वो सिचुएटेड होता है, जैसे एटम जो है एक फील्ड में होता है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका बिहेवियर उससे गाइड होता है। उसी तरह से एक इंडिविजुअल भी जो जो सराउंडिंग है, जो फील्ड है, उससे वो जो है उसकी थॉट जो है गाइडेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये सब है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में, पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन के लिए सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब की जो अफेयर है उसके लिए अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इसलिए ये इसके जुरिडिक्शन से बाहर हो जाएगा। आपको थोड़े बहुत मिनिस्ट्री का जानना चाहिए, ये जामिया के ऑलवेज पेपर में रहता है। द सिस्टम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, हर पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन करती है कि हम क्या परफॉर्मेंस देंगे, एक तरह का एग्रीमेंट, लूज एग्रीमेंट कह लीजिए, जिसमें ये लिखा रहता है हम इतना प्रॉफिट देंगे, इतना प्रोडक्टिविटी देंगे, लाइक दैट। ये जो है ये एक कमिटी आई थी अर्जुन सेनगुप्ता, बहुत ही ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, लेकिन एक बार यदि आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है। तो अर्जुन सेनगुप्ता कमिटी 1984 में आई थी, उसके रिकमेंडेशन पे ये एमओयू सिस्टम बनी थी। वैसे ये सब कहने की बातें हैं, बहुत ज्यादा इससे कुछ फायदा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक रूपरेखा मिलती है, गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारा पीएसयू क्या परफॉर्मेंस देगा। 44 देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन तरह से टैक्स हो सकती है, जैसे आर्टिकल 268 कहता है कि कुछ टैक्सेस ड्यूटीज ऐसे हैं जो कि
यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, लेवी करती है, लेकिन कलेक्ट जो है और रख लेती है स्टेट, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल है वो स्टेट रख लेती है, लेकिन वो लगाती जो उसका रेट जो है इंडियन गवर्नमेंट तय करती है। आर्टिकल 269 कहता है कि ऐसे कुछ टैक्सेस होते हैं या ड्यूटीज होते हैं जो कलेक्ट करते हैं, यूनियन लगाती है, कलेक्ट करती है, लेकिन पूरा का पूरा स्टेट को दे दिया जाता है, मतलब कलेक्शन भी सेंटर कर रहा है लेकिन स्टेट को दे देता है। आर्टिकल 270 कहती है कुछ टैक्स, जैसे इनकम टैक्स है, वो लेवी भी सेंटर करती है और कलेक्ट भी करती है, लेकिन वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल 270 ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आर्टिकल को जानना। इसमें 269A भी आता है जो कि जीएसटी के बारे में कहती है, वो एक अलग तरह की ही टैक्स हो गई है, जो कि कलेक्ट जो है वो तो सेंटर ही करती है और फिर उसका प्रोसीड जो है जीएसटी काउंसिल के थ्रू जो है स्टेट को और सेंटर के बीच में बंटवारा होता है। When did the Disaster Management Act and National Disaster Management Policy by Government of India came into existence? तो इसमें केवल यदि आप याद ये रखेंगे, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, कि नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए एक्ट जो है 2005 में आती है, तो ये वाला नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी कब आई आपको जानने की इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 2005 बी। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि एनडीएमए, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है और उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 46 देखिए, इट इज गेटिंग हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना जो है वो ज्यादा आसान है उसको चलाने से। तो इस टाइप की जो बातें हैं ये कहने वाले वुड्रो विल्सन थे, और ये बात उन्होंने अपनी जो ये बुक है, बुक तो नहीं है, आर्टिकल है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जन्म देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की विधा को, डिसिप्लिन को, उसमें उन्होंने कहा था ये बात की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना जितना मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल उसको चलाना है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल, न्यूट्रल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वुड्रो विल्सन। Which one of the following principle is not correct about F. Taylor's scientific management? तो इसमें ये सब रट लीजिए, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। एक ही इसमें गलत है, वो है इंडिविजुअलिज्म कभी नहीं था, कॉपरेशन था, कॉपरेशन बिटवीन लेबर, वर्कर, मैनेजर एंड ऑल। सेक्शन 124A वी ऑल नो कि सेडिशन से रिलेटेड था, जिसको मतलब जिसमें कि राजद्रोह, जिसमें कि आप यदि इवन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, तो वो भी उसके दायरे में शामिल हो जाता था। इसके चलते काफी सारे लोगों को परेशानी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तरह से अभी रोक लगा दी है कि इसकी जब तक समीक्षा नहीं होगी। तो ये सेडिशन से रिलेटेड था, ये ब्रिटिश काल का एक्ट है। 49 है MV कैम प्लूटो रिसेंटली सीन इन द न्यूज। अब ये कहां से इस तरह के न्यूज को पकड़ते हैं, लेकिन ये न्यूज जरूर था, मैंने यहाँ पे दिया है। ऑन दिसंबर 23 2023 को MV का यदि आप फुल फॉर्म जानते तो आप उसको पकड़ सकते थे। MV का मतलब होता है मर्चेंट वेसल, तो ये तो एक टैंकर ही होगा, ये सब मिसाइल या प्लैनेट ये सब तो होगा नहीं। और ये क्यों न्यूज में आया, क्योंकि हुती जो है लगातार रेड सी में अटैक कर रहे थे, उसके जद में ये भी आ गया था, इस पर भी कुछ ड्रोन वोन से अटैक किया गया था, और ये मुंबई आ रहा था सऊदी अरेबिया से टैंकर, केमिकल टैंकर, तो ये न्यूज में आ गया। 50 है नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए यदि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है। द कोर वैल्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस का है। देखिए, इक्विटी, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब तो सब आएगी, अच्छी कोर वैल्यू है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कहाँ से कोर वैल्यू में, ब्यूरोक्रेसी तो इंटायर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के को कह सकते हैं, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी इसमें नहीं आएगी। 52 देखिए, गुड गवर्नेंस शुड नॉट बी वर्कड ऑन। तो गुड गवर्नेंस के जो 8 पैरामीटर, उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेटिव, करप्शन फ्री, ये सब डिसेंट्रलाइज आते हैं। लेकिन निपोटिज्म कहाँ से आएगा, तो गलत हो गया ना, निपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। चेस्टर बर्नार्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जोन ऑफ इंडिफरेंस मतलब एक ऐसा सबऑर्डिनेट के ब्रेन का एक पार्ट जहां पे कि वो अनक्वेश्चनेबल ढंग से जो है अपने सुपीरियर के ऑर्डर को मानता है, मतलब वो ऑटोमेटिक रोबोट जैसा, वो सोचता भी नहीं कि इसको मानना चाहिए नहीं। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, जैसे आप यदि किसी बड़े पद पर हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे यदि आप घंटी दे के बोलते हैं सबऑर्डिनेट को कि ये फाइल को ले जाओ यहाँ से, तो ये इस तरह का ऑर्डर को जो है कभी वो सोच भी नहीं सकता है कि हम उसको डिसोबे करें। लेकिन वही यदि आप उसको कह दें कि जाओ बाजार से सामान खरीद के मेरे घर में पहुंचा दो, तो वो जोन ऑफ इंडिफरेंस के बाहर निकल जाता है, वो उस पर सोचने लगता है क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
So those which are unquestionably acceptable, चेस्टर बर्नार्ड, जोन ऑफ इंडिफरेंस। इसी टाइप के बाद जो है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस नाम के फ्रेज से जो है हर्बर्ट साइमन भी करते हैं, जो कि काफी इन्फ्लुएंस थे चेस्टर बर्नार्ड के जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटिवेशन फैक्टर इन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग। हर्जबर्ग जो है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी, उसको टू फैक्टर थ्योरी या हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी कहते हैं। उसमें दो टाइप के फैक्टर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने बताए थे। एक हाइजीन फैक्टर जिसमें कि जिसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, लेकिन यदि आप देंगे तो अप ज्यादा नहीं होता, एक लिमिट तक जो है बस पहुंचता है, नहीं तो उससे डाउन हो जाएगा। जैसे कि वर्किंग कंडीशन है, लाइट, साउंड, कितना आप लंच ब्रेक देते हैं, सैलरी देते हैं, ये सब जो है। लेकिन एक कुछ फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं जिसको यदि आप देंगे तो परफॉर्मेंस अप होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एक वर्कर की, जिसमें वर्क इटसेल्फ आता है कि वर्क कितना इंजॉयबल है, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, जॉब लोडिंग, रिवार्ड एंड ऑल साइड रिकॉग्निशन एंड ऑल। तो वर्किंग कंडीशन जो है वो नहीं आता मोटिवेशन फैक्टर में। Which one of the following is not associated with the World Trade Organization? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, क्योंकि यूरुग्वे राउंड जो है ये गैट की यूरुग्वे राउंड थी, उससे ये उपजता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को। और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो है WTO के अंदर डिस्कशन हुआ था, उसका है। ब्रिटेन वुड सिस्टम से कोई नाता नहीं, क्योंकि यहाँ पे उभर के आती है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे WTO नहीं आता है। इनफैक्ट एक अलग ऑर्गेनाइजेशन आया था ITO, जो बाद में बन ही नहीं पाया। यदि वो बन जाता तो WTO बदले ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता। इसलिए WTO एक ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है IMF वर्ल्ड बैंक की तरह। ये जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से उपजता है, जो कि UN के तहत काम करती है। सो इसका सही आंसर है ब्रिटेन वुड सिस्टम। 56 countries where the law passed by parliament cannot be declared unconstitutional by the judiciary is United Kingdom only, because India और US में तो judicial review होती है और parliament sovereign या supreme नहीं है। parliament के बनाए हुए law को जो है judiciary कट कर सकती है इंडिया और US में, इसलिए UK only। 57 देखिए, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंस्ट्रक्टेड ए फ्रेमवर्क टू मेजर स्टेट कंपैरेटिव एबिलिटी टू प्रोवाइड द सिटीजंस वेलबींग। इसी को तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, एक बार और पढ़ लीजिएगा HDI। और इसको बनाने में इंडिया के प्रोफेसर अमृत सेन और पाकिस्तान के महबूबुल हक का बहुत बड़ा रोल है। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, कोई भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जनरली उसमें दो बातें याद रखिए कि टेन्योर एक तो 1 साल का होता है सबका लगभग, और इसकी जो इलेक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, और थर्ड की मेंबर री इलेक्ट हो सकते हैं। ये 3 बातें याद रखिए। What action can the enforcement director take if an individual such as the chief minister refuses to join the investigation even after multiple notices? पता नहीं इस तरह के पॉलिटिकल क्वेश्चन क्यों देते हैं, ये डेफिनेटली केजरीवाल की तरफ इंडिकेट करता है, जिन्होंने कि 9-10 नोटिस कोई नहीं किया। तो क्या कर सकते हैं आप, जो है फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ए नॉन अवेलेबल वारंट टू द कोर्ट। तो ये, बट आई डोंट थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछना भी चाहिए। 60 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द थर्ड सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी? ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब मिल करके जो है, चाहे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर जो अपना कंपनी खोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं फॉर बिजनेस। हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, GV मावलंकर। याद कर लीजिए, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट लोकसभा के का स्पीकर, फर्स्ट CAG, इस तरह के जितने भी हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूज में भी था। प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है हुती, अभी आपने देखा MV प्लूटो, कैंप प्लूटो पे जो अटैक किया गया था, उसको निपटने के लिए अमेरिका ने एक कोलिशन बनाया डेवलप्ड कंट्री का, और उन्होंने हुती के अटैक को रोकने के लिए काउंटर अटैक किया था। ऑपरेशन को प्रॉस्पेरिटी गार्डियन कहते हैं। काउंटर द हुती थ्रेट इन द रेड सी। रेड सी वो सी है जो जोड़ती है एक तरफ मेडिटेरेनियन और दूसरी तरफ जो है इंडियन ओशन को, इसको। तो ये ट्रेड रूट है जो कि यूरोप को एशिया सीधा जोड़ती है।
61 देखिए, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सफर फ्रॉम लैक ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। कौन बोलेगा, नहीं, सब जनरल स्टेटमेंट है। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज डेफिशिएंट इन प्रोफेशनलिज्म एंड हैज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी। ये सब बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए ए ऑप्शन को आप सही मार दीजिए। ऐसा जनरल हो तो जनरली सही होता है। 62 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। ये सब बहुत घिसा पिटा लेकिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल 1985 राजीव गांधी के टाइम में। द इंडियन ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, देखिए आर्टिकल 30 को यदि आप पढ़ेंगे तो केवल इसमें दो चीज है, बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज माइनॉरिटी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका सही आंसर रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। इथनिक माइनॉरिटी को हम रिकॉग्नाइज, कॉन्स्टिट्यूशन में इथनिक वर्ड ही नहीं है। 64 which article of the Constitution of India say no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। आप नहीं बच्चों को काम करवा सकते, जो कि बहुत सारे जगह काम बच्चे करते हैं। तो ये आर्टिकल 24 में लिखा गया है। और 23 आर्टिकल में जो है ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन होती है, ह्यूमन की खरीद फरोख्त, उस पर रोक लगाई गई है। तो ये दोनों आर्टिकल को जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर माना जाता है। 65 है सरकारिया कमीशन। ये भी बहुत पॉपुलर घिसा पिटा क्वेश्चन है। ये सेंटर स्टेट रिलेशन पर बनी थी 1983 में, और बाद में एम मुंशी कमीशन भी इस पर फॉर्म हुई थी 2007 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट। जो 3 लिस्ट है आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल में। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो पढ़ के आपको लगेगा एग्रीकल्चर, फिशरी, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, तो ये तो पूरे इंडिया भर को अफेक्ट करेगा, तो ये यूनियन लिस्ट में है। 69 चिलाई कलान is the name given to a 40-day period of harsh winter। ये अच्छा है, कल्चरल क्वेश्चन है। हमको हमें डिफरेंट स्टेट के कल्चर को जानना चाहिए। तो चिलाई कलान जो है वो कश्मीर वैली में जो 21 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच का जो चिलचिलाती हुई जो ठंड होती है, चिल्ला जाड़ा इसको कहते हैं, उसको चिलाई कलान वहां पे कहते हैं। 70 रिसेंटली इंडिया हेल्ड द मेडन मतलब पहला बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्स अयुथया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यदि आप केवल ये जानते, थोड़ी बहुत कल्चरल यदि वर्ल्ड का जाने, अयोध्या जो है ये एंशियंट एम्पायर एक सिटी, जैसे अपने यहाँ हम्पी है उस टाइप का माना जाता है, जहाँ पे कि ओल्ड किंगडम ऑफ थाईलैंड था अयोध्या। वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं, तो ये थाईलैंड के साथ किया गया होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड की फेस्टिवल। ये सब तो बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, फिर भी जानना चाहिए थोड़ा बहुत अपने कल्चर के बारे में। 72 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली मैच्ड विथ हिज फेडरल यूनिटरी नेचर। तो ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर तो फेडरल है कि सेंटर स्टेट के बीच में, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी एक यूनिटरी टाइप की बात है कि डुअल नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन फेडरल का क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी यूनिटरी की तरफ दिखाती है। हमारे यहाँ जुडिशरी जो है अनलाइक यूएसए, हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशरी। रूरल डेवलपमेंट मीन, ये सब बहुत ही जनरल टाइप का है कि रूरल डेवलपमेंट क्या मीन करता है। प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक हेल्प टू द इंडिविजुअल और ग्रुप, कैपेसिटी बिल्डिंग। और यहाँ पे चारों है, ऑल द अबव है। तो ऐसे जब जनरल क्वेश्चन आए तो ऑलवेज गो विथ ऑल ऑफ द अबव। 74 देखिए, द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हु इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डर्स टू प्रिवेंट एनी डेंजर ऑफ ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस। मतलब पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस तरह का ड्यूटी करते हुए उस ऑफिसर को हम क्या कहेंगे, किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज बेटर वर्ड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो रेवेन्यू कलेक्शन से आता है, कोऑर्डिनेटर तो है नहीं, वो एक तरह का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम कर रहा है, जहां ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस को वो रोक रहा है। The power to increase the number of judges in the Supreme Court lies with Parliament by law। Parliament law पास करके Supreme Court, High Court के जजेस के नंबर को बढ़ा सकती है, Parliament by law। Which city is the headquarter of BIMSTEC? Of course ढाका। और यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर भी याद कर लीजिए, काठमांडू, नेपाल। 77 with reference to the money bill consider the following statement। मनी बिल के बारे में जब भी पढ़ना हो तो आर्टिकल 110 एंड 109 जरूर देख लीजिए। 109 में पूरे पास कैसे किया, तो ये 110 में मनी बिल का डेफिनेशन है। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ए बिल एज ए मनी बिल, बिल्कुल सही है। और इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउस, बिल्कुल सही है। एक तो राज्यसभा जो है केवल 14 दिन रख सकती है मनी बिल को, और यदि कोई रिकमेंडेशन उस अमेंडमेंट का दे और लोकसभा उसको रिजेक्ट कर दे तो वो मान लिया जाएगा कि जो लोकसभा ने कहा वही पास हो गया। द प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक। ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है मनी बिल के केस में, ना ही अमेंडमेंट बिल के केस में। केवल ऑर्डिनरी बिल को पास करने में जो डेडलॉक होता है
उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, इसलिए 2 इसमें सही है। अब यहाँ देखिए ओनली स्टेटमेंट, ओनली 1 स्टेटमेंट होगा, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है केवल। इस तरह का जो है अभी सिविल सर्विसेज इन्होंने पिकअप किया है कि 1 स्टेटमेंट सही, 2 स्टेटमेंट सही। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन कैक्टस? ऑपरेशन कैक्टस बहुत फेमस एक कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जहां की POLT प्लॉट या PLOT प्लॉट करके एक मर्सनरी, एक कह लीजिए भाड़े के जो गुंडे होते हैं उनकी एक टीम जो है वो आती है नाव पे, और वो वहाँ पे प्रेसिडेंट मालदीव को एक तरह से बंधक बना लेती है 88 में, और इंडिया जो है ऑपरेशन कैक्टस चला के छुड़ाता है प्रेसिडेंट को, वो ऑर्डर रिस्टोर करता है। ये श्रीलंका से आए थे, तो इसको जो है हम ऑपरेशन कैक्टस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें 2 सिटी इंडिया के जोड़े गए हैं, एक कोझिकोडे केरला का जो सिटी ऑफ लिटरेचर, लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, बुक लवर वहाँ पे हैं, एंड ग्वालियर को जोड़ा गया है सिटी ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे चूंकि कोझिकोडे नहीं है तो ग्वालियर। अच्छा क्वेश्चन। 80. Recently, which of the following countries announced its departure from the Organization of Petroleum Exporting Country? OPEC, जिसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट कंट्री जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट के हों, चाहे साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, सभी उसमें से अंगोला अभी जो है कुछ डिस्प्यूट को लेके, कोटा को लेकर के बाहर निकल गया है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वॉन ए मेडल इन द इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? ये बहुत ही घिसा पीटा के जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। KD जादव बहुत पहले 50s में जो है कुश्ती में एक ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, एंड ही वाज द फर्स्ट टू विन। नहीं तो उसके पहले इंडिया केवल हॉकी में जो है टीम गेम में गोल्ड जीतता था। KD जादव वाज फर्स्ट टू विन ए इंडिविजुअल मेडल, ऑफ कोर्स इट वाज ए ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग। 82 देखिए, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। और कहाँ? प्रियम्बल में ही तो आत्मा है, माइंड है, और वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से निकलता है जो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। द इमर्जेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड विद फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ऑफ कोर्स। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर, ये भी एकदम बहुत जनरल है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है तो बहुत गौर से देखिए। इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, रिग्स जो है फादर माने जाते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं चलेगा, अब जो है हम एक तरह से इंपेरिकल अप्रोच और आइडियोग्राफिक अप्रोच और मल्टीवेरिएंट अप्रोच, ट्रूली कंपैरेटिव अप्रोच हमें लेके चलना पड़ेगा। rise of new technique and concept in research, desire to develop a comparative public administration independent subject, सब है, all of the above is the best answer. 85 देखिए, the USA introduced the performance budget after World War II on the recommendation of the Hoover Commission। ये सब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन अब हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी? यहाँ पे एक चीज मैं लौट के जा रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बजट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट इंडिया में अभी भी बनती है, मतलब लाइन आइटम, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें पेंसिल 100 पेंसिल खरीदने हैं 100 रुपये, इस तरह से सभी लाइन आइटम ऐसे एक एक लाइन लिखी जाती है, टोटल जोड़ा जाता है, तो इस तरह से लाइन आइटम होती है। लेकिन जो परफॉर्मेंस बजट में होता है कि आपको एक लाइब्रेरी खोलनी है, उसमें इतने कलम, इतने पेन, तो ये पेन वहाँ चलाएगा, ये लगेंगे, इसका ये आउटकम हमारा होगा, ये एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, लाइक दिस, इतना इसका बजट होगा, परफॉर्मेंस बजट। वेरी डिफिकल्ट टू मेक। Which one of the following is not the primary source of data collection? प्राइमरी मतलब जब आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, लाइक इंटरव्यू, खुद ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन बना के क्वेश्चनियर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल बुक पढ़ते हैं तो सेकेंडरी सोर्सेस है, मतलब आप दूसरे के द्वारा जो क्रिएटेड प्राइमरी डेटा है वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाती है। और सेकेंडरी डेटा पे जो बेस्ड होते हैं, लाइक मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ऑल जो भी सोशल मीडिया उसको देखते हैं, वो सब टर्सियरी हो जाती है। उस पर सेकेंडरी जो सोर्स ऑफ डेटा है उस पर जो कुछ और आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है वो जो है टर्सरी डेटा हो जाता है। दुर्गा बाई देशमुख को हम लोग को जरूर जानना चाहिए, वो बहुत ही विलक्षण लेडी थी, वो प्लानिंग कमीशन की मेंबर थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर थी, और बहुत सारे संस्थाओं को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, एंड शी वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड भी। 88 है, द टास्क ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन आर डिसाइडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। एकदम बहुत जनरल सा स्टेटमेंट, कौन बोलेगा नहीं। रीजन है पब्लिक इंस्टीट्यूशन परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये तो कोई जानता भी नहीं कि ये यस या नो, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है, तो चलिए दोनों सही है, लेकिन ये इसका रीजन तो बिल्कुल नहीं है, तो आर करेक्ट बट आर इज नॉट।
एजर्सन है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन है कि ये है कि नहीं है, ये सब ओपिनियन है। जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे कि पीआईएल है, ये जुडिशियल कंट्रोल में हेल्प करता भी है, इफेक्टिव मीन हो भी सकता है। तो चलिए इसको यदि करेक्ट मान भी ले, यस हो सकता है, पीआईएल हैव इनहांस द जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब क्या कहेंगे, मतलब ये इससे तो ये नहीं है कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, चूंकि पीआईएल जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नमूना है और वो इफेक्टिव कंट्रोल करता है जुडिशरी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो चलिए ए मार दीजिए। 90 देखिए, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी इज द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कौन बोलेगा नहीं? द सीएजी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का रीजन नहीं है, आर्टिकल 148 में वर्णित है। 91 ये मैच करना है, यहाँ पे आप ओम्बड्समैन को स्वीडन से मैच करा दीजिए, तो सी का 5 और सी का 5 चूंकि एक ही है तो आपका क्रैक हो गया, बाकी को मैच कर लीजिएगा। आप बिना मैच के आप में जाइएगा। यहाँ पे जो प्रोक्यूरेटर्स जो सिस्टम है उसको जरूर थोड़ा पढ़ लीजिए, आगे कहीं काम आएगा। ये रसिया में और कुछ थोड़े रूप में चाइना में, रसिया में खास करके है। इसको जार के टाइम में लाया गया था, जार वहाँ के राजा को कहते थे, वो आइज ऑफ द जार कहते हैं। ये जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों से इंडिपेंडेंट होता है और एक तरह का ये एक कॉन्शियस कीपर है पूरे कानूनी व्यवस्था का, कि जो लॉ बना रही है लेजिस्लेचर वो क्या सही है, वो जनता के भलाई के लिए है, और उस लॉ का जो पालन हो रहा है क्या वो सही ढंग से हो रहा है, जुडिशरी भी क्या सही ढंग से काम कर रही है। इस टाइप के सिस्टम को देखने के लिए और जनता के तरफ से खड़े होकर उसका वकील बनने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये प्रोक्यूरेटर ऑफिस रशियन फेडरेशन में एक्ट करता है। 92 देखिए, ये तो डिफरेंट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं प्रोफेशनल के, वो हैं लाइक लाल बहादुर शास्त्री लबासना कहते हैं, वो मसूरी में है, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, ऑडिट एंड अकाउंट के शिमला में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में है, जो कि पॉल एप्पल बाई के रिकमेंडेशन पे खोली गई थी दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैच कर लीजिएगा। रिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन थाईलैंड, फिलीपीन एंड ऑल्सो समवॉट इन इंडिया। तो थाईलैंड यहाँ पे है, डेवलपिंग कंट्री में उन्होंने फील्ड रिसर्च किया था अपने थेसिस को डेवलप करने के लिए, प्रिज्मेटिक थ्योरी, एंड इट वाज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, जो कि आता है सोशियोलॉजी से। टैलकट पार्सन को याद कीजिए, ये भी कई जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है। 94 चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे? ये भी वही है, फर्स्ट और जरूर जाना चाहिए, केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर थे। अभी आपको पता है कौन है 16th फाइनेंस कमीशन एफसी के चेयरमैन? अरविंद पानीग्रह, जो एक समय में वाइस चेयरमैन होते थे नीति आयोग के, वो अभी बनाए गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन, अरविंद पानीग्रह। 95 द बुक द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी फेमस बुक ऑफ विंसेंट ओस्ट्रोम। विंसेंट ओस्ट्रोम जो है वो प्रोपोनेंट है पब्लिक चॉइस अप्रोच के। पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या है? जो रैशनल चॉइस थ्योरी पे बेस्ड है। ये बेसिकली कहता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, वो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो रैशनल एक्टर होते हैं और अपने स्वार्थी होते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, अपने यूटिलिटी या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में, और चूंकि वहाँ पे वो रैशनल एक्टर है, वो ये भी जानते हैं कि उनका बिहेवियर दूसरे लोग देख भी रहे हैं और दूसरे के इंटरेस्ट से भी उनका क्लास करता है, और उनकी कुछ इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारियां हैं, नॉर्म से वो बंधे हैं। इन सब के चलते जो उनका सबका जो डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होता है वो पब्लिक के भले के लिए लगभग हो जाता है, यदि इंस्टीट्यूशन को ठीक से डिजाइन किया गया हो। तो इसको पब्लिक चॉइस अप्रोच कहते हैं। मतलब हमें पिटफॉल पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकर स्वार्थी होते हैं। यदि ये जनता को भी समझ में आ जाए तो वो जनता हमेशा जो है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उसके लिए, उसको चेक एंड बैलेंस के लिए हमेशा कोशिश करेगी। यदि आप उसको छोड़ दोगे, जो डिसीजन मेकर हैं, यदि उनको ये चिंता ही ना हो कि उनके डिसीजन पर कोई क्या उंगली उठाएगा, तो सभी जो डिसीजन मेकर होते हैं अल्टीमेटली एक रैशनल एक्टर हैं जो अपने भले के लिए सोचते हैं। Which one of the following is not a Taylor's mechanism of management? Using a routing, आपको पता है रूट फोरमैन उन्होंने कहा था, रूटिंग फोरमैन। नेमोनिक सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आप भी याद कर ले तो फॉर्मूला पोस्ट कॉर्ब याद कर लिए, PO CCC याद कर लिए। तो नेमोनिक जो है एक मेमोरी एड होता है, समथिंग जिसको कि हम राइम या एक्रोनिम के तौर पे याद कर लेते हैं। तो नेमोनिक सिस्टम से काफी फास्ट जो है मेमोरी होती है। जॉब के बारे में कई जगह नेमोनिक देखोगे, पूरे जगह लगी रहेंगी आपको, हर जगह। जापान में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में आप इस तरह के नेमोनिक बोर्ड पे रहेंगे जिसका कि एक्रोनेम होता है।
सो नेमोनिक सिस्टम है एम्प्लॉइंग ए मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम यूजिंग ए गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक वो कभी यूज नहीं, गैंग प्लैंक हेनरी फायोल का कॉन्सेप्ट है, जहां पे कि दो ऑर्गेनाइजेशन में यदि बात करनी है तो नॉर्मल हायरार्की को नहीं जा करके सीधा आप डायरेक्ट एक मैनेजर यहाँ पे है, एक अपने पैरेलल मैनेजर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, अदरवाइज उसको ऐसे जाना पड़ता, लेकिन अब सीधा ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी हो इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। हेनरी फायोल। 97 देखिए, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसमें सभी सही है कि दो डोमिनियन बनाए गए, इंडिया पाकिस्तान, जो ब्रिटेन की सुजर्निटी, जो ओवर आर्किंग जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, दोनों है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, उन्होंने कहा कि जो भी आप लॉ उस समय में आप एक तरह का आप कानून लेजिस्लेचर आप हो गए हो फॉर द टाइम भी। तो इसलिए एक ही बच जाता है जो गलत है कि गवर्नर जनरल वुड हैव लिमिटेड पावर टू असेंड द बिल। ऐसा नहीं होगा, जो गवर्नर जनरल के पावर होंगे जनरली वो होंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन कंटिन्यू किए थे इवन आफ्टर आज़ादी, लेकिन बाद में सी राजागोपालाचारी पहले इंडियन गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल का मतलब कि एक तरह का वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन, जब तक किंग कह लीजिए, किंग या क्वीन ब्रिटेन के, जब तक कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं, जब तक हम रिपब्लिक नहीं बने तब तक वो समझिए एक तरह से डोमिनियन स्टेटस ही था, मतलब हम सेल्फ गवर्निंग बट नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लागू हो गया, तो हम रिपब्लिक हो गए। Who called the Indian civil services as the steel frame of Indian constitution? ये तो बहुत फेमस कथन सरदार पटेल का। इसी बेसिस पे इंडियन सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू किया गया, नहीं तो बहुत सारे विरोध के स्वर भी थे कि इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से लोग खफा थे। जितनी भी बर्बरता, निपोटिज्म, बेईमानी और जुल्म किया गया था, उसमें इंडियन ब्यूरोक्रेसी का भी काफी हाथ था। ये माने जाते थे कि वो ब्रिटिश माइंड के हैं और जनता से कटे हुए हैं, लेकिन उसको ये कह के कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन गवर्नेंस है और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इसको बनाए रखा गया। 99 है, कौटिल्यास किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस। कौन बोलेगा नहीं, जनरल है। और किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद इडिक्ट्स एंड एविडेंस। अब ये बड़ा ही वेग है। देखिए, 4 बेसिस पे किंग जो है वो लॉ लाता था, जस्टिस करता था। वेदास, जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपना खुद का रीजनिंग, साइंस ऑफ रीजनिंग जिसको कहते हैं, एनविस्की, और साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस कहिएगा इडिक्ट्स एंड इडिक्ट मतलब कि चलिए जो जो लिखा गया है वेदों में, शास्त्रों में, और एविडेंस जो है रीजन है, तो कह सकते हैं। तो ओके। अरेंज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, यदि असेंडिंग करेंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले आएगा सेल्फ रियलाइजिंग, तो सेल्फ रियलाइजेशन नीड जो है सबसे टॉप में होता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और फिजियोलॉजिकल नीड जो सबसे नीचे में है वो सबसे बाद में आएगा। तो यही सही है, बाकी देख लीजिए। इसका मतलब कि शुरुआत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, या नीचे से यदि चलें तो फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान, यदि वो पूरा हो जाए तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड, कि हमें जो है घर मिले, हमें जान के रक्षा हो, हम सुरक्षित रहें, यदि वो भी प्राप्त हो जाए उस नीड, तो हमारा नीड बढ़ जाता है। फिर हमें प्यार और मोहब्बत और सोशल बिलोंगिंगनेस, कि हमें कोई रिकॉग्नाइज करे, उसकी नीड होती है। फिर उसके बाद हमारा सेल्फ ईगो नीड होता है, कि सेल्फ स्टीम, हमने कुछ अचीव किया लाइफ में। और बाद में आ जाता है सबसे हाई लेवल पे कि हम हैं क्या, क्यों हम आए हैं, लाइफ का मेरा पर्पस क्या है। इस तरह का जब आप सोचने लगते हैं, उसको रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिस स्टेज में शायद जो है बिल गेट्स पहुंच गए हैं, शायद इंडिया में इन्फोसिस के जो फाउंडर थे वो पहुंच गए हैं, उस टाइप का। आप नारायण मूर्ति की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा आप सोच सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये डिस्कशन, जो कि मैं बहुत फास्ट गया हूं लेकिन मैंने काफ़ी कुछ बोला है, यदि आप उसको गौर से सुनेंगे थोड़ा मल्टीपल टाइम, तो आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सबको मैं आह्वान करता हूं, यदि आप एम्बेसडर हो पॉल साइंस हेल्थ कम्युनिटी के, तो 1,40,000 जो है सब्सक्राइबर हुए हैं। ऑफ कोर्स एक नीशे मतलब जो एक खास फील्ड में काम करती है, पॉलिटिकल साइंस, उस चैनल के लिए छोटी बात नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारे चैनल को बहुत सारे व्यू है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, माय कम्युनिटी इज ग्रोइंग। तो यदि आप इसको तेजी से बढ़ाना चाहते हो, तो जो 10,000 की जो गैप है, क्योंकि 1.5 लाख एक अच्छा नंबर लगता है, उसके लिए प्लीज आप कोशिश करो, अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर को बताइए इस चैनल के बारे में। दैट इज द ओनली वे, एंड दैट इज योर ड्यूटी ऑल्सो, एंड इट्स अप टू यू। आप यदि इसको समझते हैं कि उसको फैलना चाहिए।
एंड यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सीपेट, सीपीजी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो अभी भी ये बैच चल रहा है। यदि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर इस पे भेजें नॉमिनल कॉस्ट पे। और यदि आप फुल लेंथ मॉक पेपर जो आज, जिसका एक तरह से थर्ड एंड लास्ट जो है पूरे 150 क्वेश्चन लाइव हो जाएगा आज 3 बजे, इसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको साथ में प्रैक्टिस के लिए अभी भी उसमें 20 पेपर मिलते हैं, जो आप 2 दिन में करके अपने चांसेस को बहुत बूस्ट कर सकते हैं एट वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो इसके लिए भी सेम आईडी में मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि आप allsciencehelp@gmail.com में नेम, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर भेजें एंड नॉमिनल कॉस्ट पे जो फुल लेंथ मॉक पेपर का फायदा उठाएं। साथ में बोनस में आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलते हैं। यदि आप 10 घंटे पढ़ सकें तो 2 दिन में भी आप जो है 20 पेपर को हल कर सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।